सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री एनसीईआरटी एक्सरसाइजेज फुल चैप्टर पार्ट 2 लेके आया हूँ मैं आज आपके सामने। दोस्तों मैं केमिस्ट्री गुरु विष्णु 1.17 तक क्वेश्चन हम लोग कर चुके थे पार्ट 1 में। आई लिंक में जाके आप चेक कर सकते हो। 17 शुरुआत के क्वेश्चंस थे उसके अंदर। अब हम लोग आगे के क्वेश्चंस करेंगे। इसमें मैंने जो क्वेश्चंस लिखे हुए हैं थोड़े गहरे लेटर्स में लिखे हुए हैं, थोड़ा डार्क ज़्यादा है, ये कंपैरेटिवली लाइट कलर का चलेगा। तो ये क्वेश्चंस हैं आपके 18, 19, 120 और 21। एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन में हमको बनाना है 4.8 इंटू, क्योंकि फर्स्ट डिजिट के बाद डेसिमल लगाना है, ये ज़ीरो छोड़ते जाना है हमको। और ये हमारा जो डेसिमल है वो यहाँ से यहाँ पर आ रहा है। डेसिमल जब राइट पे जाता है तो 10 की नेगेटिव पावर लगती है। 1, 2, 3 प्लेस के बाद लग रहा है तो -3। ये साइंटिफिक नोटेशन में आपका हो गया। 2, 3, 4, 000, क्योंकि ये 3 डिजिट के बाद आगे ये ज़ीरो लगे। इन 3 ज़ीरो का कोई मतलब नहीं है क्योंकि कहीं डेसिमल यूज़ नहीं किया गया है। साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है तो 2.34, उसके आगे ज़ीरो नहीं लिखेंगे हम। इनटू अब 10 की पावर है। एक तरह से मान लिया हमने यहाँ डेसिमल है तो यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5 प्लेस हम इधर ला रहे हैं तो लेफ्ट में ला रहे हैं तो पावर प्लस में आ जाएगी, 10 की पावर 5 हो जाएगा। 8008, 8.008, 8.008 हमने यहाँ पर डेसिमल मान लिया, इसको हम यहाँ लेफ्ट पे ला रहे हैं, लेफ्ट पे ला रहे हैं तो 10 की पावर पॉजिटिव लगेगा। इससे रिलेटेड डिटेल आपको आई लिंक में जाइए, देखिए आपको मिल जाएगा। सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री फुल चैप्टर की थ्योरी का डिस्कशन है पूरा, तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा। और उसके बाद इसको हमको करना है तो 5.000 इंटू 10 टू द पावर 2। ध्यान रखिएगा डेसिमल हम यहाँ से यहाँ पे ला रहे हैं, डेसिमल हम 2 प्लेस लेफ्ट पे ला रहे हैं, 10 की पावर 2 आ जाएगा। साइंटिफिक नोटेशन में फर्स्ट डिजिट के बाद डेसिमल लगता है। तो ये आपका पहला वाला क्वेश्चन नंबर 1.18 हो गया। अब आपको ये नीचे 3 वैल्यूज़ दी गई हैं। हाउ मैनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर देयर इन द फॉलोइंग वैल्यूज़। तो चलिए हम आंसर नीचे लिख देते हैं। 0.0025 है तो 0 से काउंट नहीं करना है। वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट। तो हमको यहाँ से शुरू नहीं करना है, यहाँ से नहीं करना है, यहाँ से नहीं करना है, यहाँ से करना है। तो 1, 2, तो इसका आंसर हुआ 2। यहाँ पर हम गिनेंगे तो 1, 2, 3, यहाँ पर हम गिनेंगे 1, 2, 3, 4 और 1, 2, 3। यहाँ पर जो इसके बाद के ज़ीरो हैं, चूँकि ये विदाउट डेसिमल है, ये पार्ट थोड़ा इम्पॉर्टेंट है। इसमें आपके 3 होंगे सिग्निफिकेंट फिगर, 5 नहीं होंगे। देखिए यहाँ पर आपने 3 लिखा क्योंकि लास्ट में ज़ीरो नहीं था, ज़ीरो से एंड नहीं हो रहा था। इसमें भी ज़ीरो से एंड नहीं हो रहा था, लेकिन यहाँ पर ज़ीरो से एंड हो रहा है और लास्ट के 3 लगातार ज़ीरो हैं। तो ये इन तीनों को हटा के हमें 3 इसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। देखिए यहाँ पर डेसिमल लग गया, अब सब ज़ीरो काउंट होंगे। 1, 2, 3, 4, तो यहाँ पर 4 होंगे और इसमें 1, 2, 3, 4, 5 होंगे। वैसे मैंने सिग्निफिकेंट फिगर का एक अलग से भी वीडियो बनाया हुआ है, आई लिंक पे जाइए, उसको भी आप पढ़िए डिटेल में। क्वेश्चन नंबर 1.20, राउंड अप द फॉलोइंग अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर। ये हमको वैल्यूज़ दी गई हैं 1, 2, 3, 4 और इसमें हमको इन वैल्यूज़ को 3 सिग्निफिकेंट फिगर में लिखना है। मतलब हमको इसमें राउंडिंग ऑफ करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो चलिए 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक हमको लिखना है, तो मतलब यहाँ तक हमको लिखना है और उसके आगे का ये 1 हटा देना है। तो ये 1 जब हटाएंगे तो ये 5 से लेस है, इसलिए इस नंबर में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आंसर आ जाएगा 34.2। फिर 10.4107 है। 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक लेना है, 1, 2, 3, उसके आगे के छोड़ देने हैं तो ये जाएगा 3। उसके बाद फिर इसमें हमको लिखना है 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक। तो इसमें हमारा ये काउंट होगा नहीं, यहाँ तक हमको 3 तक सिर्फ लिखना है। 3 तक हमको लिखना है, उसके आगे का राउंड ऑफ करना है। ये 7 है, ये 5 से ऊपर है तो 1 इसमें ऐड करेंगे तो ये 0 बन जाएगा, ये 6 बन जाएगा, ये 4 रहेगा, वैल्यू हो जाएगी 0।
तो ये अच्छा एग्जाम्पल है मेरे हिसाब से। इसमें स्टूडेंट गलती करता है। देखिए 3 सिग्निफिकेंट फिगर इसके अंदर हो गए और यहाँ पर भी हमको 3 सिग्निफिकेंट फिगर करने हैं। 3 तक हमको लेना है, तो अब यहाँ तक हमको लेना है, इसको हटाएंगे। सिग्निफिकेंट फिगर में हमको लिखना है लेकिन वैल्यू चेंज नहीं होनी चाहिए, वैल्यू में कोई बड़ा फ़र्क नहीं होना चाहिए। जैसे मान लीजिए हमने इसको लिख दिया 2, 8 और 1, तो ये गलत हो गया। ये 2808 था, ये 281 के बराबर कैसे हो सकता है? सिग्निफिकेंट फिगर है तो इसको अब इसको क्या करना चाहिए हमको, पहले हम इसको 10 की पावर में लिखें, तो 2.808 इंटू 10 की पावर 3। अब हम इसको लिखें सिग्निफिकेंट फिगर 3, तो 3 में लिखेंगे तो यहाँ तक हमको लेना है, यहाँ तक लेना है। ये वाली वैल्यू 5 से ऊपर है तो 1 इस पर ऐड करेंगे, तो ये 2.81 इंटू 10 टू द पावर 3 होगा। ये हमारा आंसर हो, सिग्निफिकेंट फिगर 3 तक हमारा हो गया। सिग्निफिकेंट फिगर के क्वेश्चंस काफ़ी सरल होते हैं। इसमें आप देख सकते हो कि जो थोड़ा गाढ़ा गाढ़ा गहरा गहरा, जो जरा कंसनट्रेट इंक जहाँ यूज़ हुई है वो क्वेश्चन है, और जहाँ पर थोड़ी डाइल्यूट इंक का यूज़ किया गया है वो आपका उसका सोल्यूशन है। 1.21 पे आते हैं। द फॉलोइंग डेटा आर ऑब्टेन्ड व्हेन डाई नाइट्रोजन, डाई नाइट्रोजन का मतलब N2। अब आप जब 11th में आ गए हो तो अब आपको यहाँ पर अगर नाइट्रोजन कहेंगे तो N समझना और डाई नाइट्रोजन कहेंगे तो N2 समझना। दिस इज इन ऑर्डर टू अवॉइड ऑल टाइप्स ऑफ कन्फ्यूजन्स। क्योंकि बोलता है ना कि नाइट्रोजन, तो बच्चा सोचता है N लिखूँ कि N2 लिखूँ, तो इसीलिए नाइट्रोजन मतलब N, डाई नाइट्रोजन मतलब N2। तो डाई नाइट्रोजन एंड डाई ऑक्सीजन रिएक्ट टुगेदर टू फॉर्म डिफरेंट कंपाउंड्स, और इनके मासेस दिए गए हैं। N2 के देखिए ये मासेस दिए गए हैं। ये 4 एक्सपेरिमेंट है हमारे। ये पहला एक्सपेरिमेंट है, ये दूसरा है, ये तीसरा है और ये चौथा है। पहले जो हमारा रिएक्शन थी उसमें 14 ग्राम के साथ 16 ग्राम रिएक्ट कर रहा था, फिर 14 ग्राम के साथ 32 ग्राम कर रहा था, फिर 28 के साथ 32 कर रहा था, फिर 28 के साथ 80 कर रहा था। हमको इसमें करना क्या है कि हमको इसमें एक का मास फिक्स रखना है, फॉर फिक्स्ड मास ऑफ। तो चलिए हम इसके मास को फिक्स कर लेते हैं, नाइट्रोजन को। फिक्स करने का मतलब है कि या तो हम इन सबको 14 बना लें और या हम इन सबको 28 बना लें। तो हम बना सकते हैं, इसमें हमने क्या किया, ये 14 है तो इसको इंटू 2 कर दिया, लेकिन फिर इधर भी 2 करेंगे हम, है ना, तो ये हो जाएगा हमारा 28, ये हमारा हो जाएगा 32। फिर इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारा हो जाएगा 64, ये हमारा हो जाएगा 28। अब आप देखिए मैंने एक के मास को फिक्स कर लिया, नाइट्रोजन के मास को, और वो हमने कितना ले लिया, 28 ग्राम, 28 ग्राम हमने ले लिया। तो अब हमको जो ऑक्सीजन के जो मासेज हैं उनका रेशियो हमको देखना है। फॉर फिक्स्ड मास ऑफ वन एलिमेंट, एक एलिमेंट के मास को फिक्स कर दिया, नाइट्रोजन को सब में 28 कर दिया। अब ऑक्सीजन के जो मासेज हैं, अब इसे ऑक्सीजन के देखिए ये 2 मास हम लेंगे, 32:2, 64:2, 32:80। उसके बाद इसमें कोई नंबर ऐसा है जो सब में कैंसिल हो रहा है, 8 से सब पूरा कैंसिल हो रहा है, 16 से भी सब कैंसिल हो रहा है। तो 16 से कैंसिल करेंगे तो 16 2 जा, 16 4 जा, 16 2 जा, 16 5 जा, ये जो आपका आया है सॉरी सिंपल होल नंबर रेशियो आया है। पूछा गया है कि इसमें कौन सा लॉ फुलफिल हो रहा है, तो जो लॉ है वो है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। और स्टेटमेंट आप लोग बता सकते हो, या तो मेरे वीडियो से देख लो और या फिर बुक खोल के और उसका स्टेटमेंट देख लो। स्टेटमेंट कुछ ऐसा है कि व्हेन 2 एलिमेंट्स फॉर्म मोर देन 1 कंपाउंड्स, देन फॉर द फिक्स्ड मास ऑफ 1 एलिमेंट the ratio of masses of other element
विल बी इन सिंपल होल नंबर रेशियो। एक किसी के मास को आप फिक्स कर दो तो दूसरे का जो मास का जो रेशियो है वो सिंपल होल नंबर रेशियो में होगा। तो ये होता है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ठीक है, तो इसको आप कर लीजिए, जॉन डाल्टन ने इस लॉ को दिया था। इसका जैसे आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो 4 क्वेश्चन आपके बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1.21 इसका बी पार्ट, ये थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा क्योंकि ये बेसिक कन्वर्जन है और ये आपको ज़रूरत फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों में पड़ेगी। तो फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग कन्वर्जन्स। अब मैं आप इसको समझाता हूँ ज़रा ध्यान से। अब पहला पार्ट देखिएगा, 1 किलोमीटर को आपको मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है और थोड़ी देर के लिए ये प्रीफिक्स को भूल जाओ आप। जैसे 1 किलो है, ये मिली, मीटर एक बेसिक आपकी यूनिट है, तो मीटर को पकड़ के चलो। तो पहले किलोमीटर को हम बदलेंगे मीटर में, पहले हम किस में बदलेंगे, मीटर में। तो अभी किलोमीटर और मीटर को अपने दिमाग में जब आप रखते हो तो किलोमीटर और मीटर जब जहन में आते हैं तो कहीं ना कहीं 1000 का फिगर आता है। 1000 का फिगर आता है मतलब 10 की पावर 3 आता है। ये मैंने सब बताया हुआ है चैप्टर में, आई लिंक में आपको मिलेगा। पूरे चैप्टर को पढ़ेंगे तब अच्छे से होगा। फिर भी मैं एक बार बताता हूँ कि 10 की पावर 3 हमें दिमाग में आया। जो छोटा यूनिट होता है, देखिए किलोमीटर और मीटर में मीटर छोटा यूनिट है, छोटे यूनिट के साथ पावर पॉजिटिव जाएगी। तो इसका मतलब है कि ये तो हमको समझ में आ गया कि 1 किलोमीटर में 10 की पावर 3 मीटर होता है। अब मीटर को हमको बदलना है मिलीमीटर में। फिर आप सोचिए कि जब आप मीटर और मिलीमीटर समझते हो तो फिर 1000 आता है दिमाग में, 1000 आता है दिमाग में। दोनों के बीच में 1000, 3 जीरो का फ़र्क होता है। ठीक है, तो अभी आपको ये 10 की पावर 3 तो लिखेंगे। अब आप मिलीमीटर में करेंगे तो इसको फिर से आपने 10 की पावर 3 रखा। मिलीमीटर अगेन छोटा यूनिट है मीटर से, तो पावर प्लस में रहेगी, तो ये वैल्यू हो जाएगी 10 टू द पावर 6 मिलीमीटर। दूसरे पार्ट में आप आइए, फिर समझिएगा बात को। देखिए, 1 m का मतलब मिली, इसका मतलब किलो, मिलीग्राम किलोग्राम, ग्राम भूल जाइए, ग्राम बेसिक यूनिट है। तो मिली को किलो में बदलना है तो हमें हमारे दिमाग में आता है 1 से तो कोई देखिए मतलब है नहीं, सीधे हमारे पास दिमाग में 10 की पावर 3 1000 आता है। और किलो मिली से बड़ा यूनिट है किलो, तो इसलिए इसके ऊपर पावर में नेगेटिव आएगा। तो 1 मिलीग्राम में 10 की पावर -3 किलोग्राम हो गया। अब आपको किलोग्राम को बदलना है, देखिए नैनोग्राम में। फिर समस्या आई, तो इसको अब आप करो क्या कि इसको आप बदलो ग्राम में। एक मिलीग्राम 1 × 10 टू द पावर -3 किलोग्राम आया। मिलीग्राम को नहीं, मिलीग्राम को पहले बदलो ग्राम में, तभी तो बात बनेगी। क्योंकि ग्राम और मिलीग्राम, एक आप याद करो, 1 ग्राम में 1000 मिलीग्राम होता है। 1 ग्राम = 1000 मिलीग्राम। तो मिलीग्राम को पहले ग्राम में बदलेंगे तो ग्राम जो है, मिलीग्राम और ग्राम में, ग्राम छोटा यूनिट है, बड़ा यूनिट है, तो इसलिए 10 की पावर -3 आया। तो ये 10 की पावर -3 ग्राम हो गया। अब हमको ग्राम को बदलना है किलोग्राम में। देखिए ध्यान से, अब तो वैल्यू हमारी 10 की पावर -3 है, इसको हम लिखेंगे, इंटू करेंगे। अब फिर किलोग्राम और ग्राम में सोचेंगे तो 1000 दिमाग में आएगा, 1000 आएगा, अगेन 10 की पावर 3। और ग्राम और किलोग्राम में, किलोग्राम बड़ा यूनिट है, तो पावर नेगेटिव आएगी। तो ये हमारा आएगा 10 की पावर -6 किलोग्राम। ठीक है, ये हमारा 1 मिलीग्राम में इतने तो किलोग्राम आ गया। अब हमको 1 मिलीग्राम में नैनोग्राम भी चाहिए। तो देखिए, ग्राम हम निकाल चुके थे, 1 मिलीग्राम में 10 की पावर -3 ग्राम हम निकाल चुके थे। अब हमको इसको एनजी में, मतलब कि नैनोग्राम में कन्वर्ट करना है। अब हमको जब नैनोग्राम में करना है तो 10 की पावर -3 तो देखिए हमने ऐसे ही लिख दिया, यहाँ पर नैनोग्राम है। अब जब ग्राम और नैनोग्राम आता है, नैनो टर्म का मतलब 10 की पावर 9 आता है। वैसे जब हमने यहाँ पर 10 की पावर 9 तो हमारे दिमाग में रहेगा ही, और ग्राम और नैनोग्राम में नैनो छोटा यूनिट है, तो इसलिए यहाँ पर -9 आएगा। 1 मिलीग्राम में इतने ग्राम, 1 मिलीग्राम में 10 की पावर -3 ग्राम, और 1 ग्राम में कितने नैनोग्राम। ग्राम और नैनोग्राम में, नैनोग्राम छोटी यूनिट है, तो 10 की पावर प्लस में आएगा। तो ये तुम्हारा हो जाएगा 10 की पावर 6 नैनोग्राम। थोड़ा सा ध्यान से करिएगा इसको, क्योंकि गलतियां इसमें हो जाती हैं कभी कभी।
ठीक है, ये देखिए मैंने आपको 2 तो यहाँ पर पार्ट बता दिए। फिर उसके बाद जो थर्ड पार्ट है मैं यही बताता हूँ आपको, आखिरी मौका है समझने का, समझ लीजिएगा ध्यान से। थर्ड जो हमारा पार्ट है, थर्ड पार्ट 1 मिलीलीटर को लीटर, सोचिए अब लीटर मिलीलीटर 1000 आता है दिमाग में, कुछ भी आ रहा है, 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर है, ये दिमाग में आ रहा है। फिर चेंज करने की कोशिश मत करो, 1000 आ गया, 1000 का मतलब क्या हुआ, 10 की पावर 3 हो गया। अब बस ये देखो कि मिलीलीटर लीटर में बड़ी यूनिट कौन सी, छोटी यूनिट कौन सी है। ये चूँकि 10 की पावर -3 के साथ जो आपने लगाया ये बड़ी यूनिट है, और बड़ी यूनिट के साथ पावर हमेशा माइनस में जाएगा, मतलब ये चीज़ क्या आ गई, 10 की पावर -3 लीटर आ गई। अब इस लीटर को हमको बदलना है डेसीमीटर क्यूब में, या 1 मिलीलीटर को डेसीमीटर क्यूब में। अब सारा समझिए ज़रा ध्यान से, मिलीलीटर का मतलब ही होता है सेंटीमीटर क्यूब, 1 मिलीलीटर बराबर 1 सेंटीमीटर क्यूब होता है। इसको अब हमको डेसीमीटर क्यूब में बदलना है। अब सेंटीमीटर और डेसीमीटर में क्या रिलेशन है ये सोचिए, मिली सेंटी डेसी, मिली सेंटी डेसी, ये आपको याद होना चाहिए, बचपन से याद होगा, मिली सेंटी डेसी। अगर हम इसको लेके चलें तो ये -3, ये -2, ये 1 पावर, यानी इन दोनों में हम देखें तो 10 का होता है मामला। तो अगर हम इसको डेसीमीटर लिखें, ये सबसे छोटी होती है यूनिट, फिर इससे बड़ी ये होती, फिर इससे बड़ी ये होती, फिर मीटर हो गया आपका, 1 हो जाता है हमारा। तो इसका मतलब क्या हुआ, इस सेंटीमीटर को डेसीमीटर में अगर बदलना है तो 1 तो रहेगा ही रहेगा। अरे सेंटीमीटर और डेसी में जब हम करेंगे तो 10 आएगा सिर्फ सामने, मतलब 10 की पावर 1 आएगा सामने, और डेसीमीटर बड़ी यूनिट है तो पावर माइनस में आएगा। इसको आप क्या करिए, होल क्यूब कर दीजिए। क्यों, सेंटीमीटर क्यूब है तो डेसीमीटर क्यूब हो गया हमारा। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, 10 की पावर -3 डेसीमीटर क्यूब हो जाएगा। और जैसे 10 की पावर -3 लीटर है, तो ये भी आप वैसे याद भी कर लीजिए, 1 लीटर 1 डेसीमीटर क्यूब के इक्वल भी होता है। तो ये तो देखिए हमारा ये वाला पार्ट कंप्लीट हो गया, 1.21 का बी पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, अगर सब्सक्राइब नहीं करते हो तो तुरंत बटन दबाओ, सब्सक्राइब कर दो एक बार, कोई इतनी बहुत कोई पैसा तो बेटा खर्च नहीं होता है, तो कर दोगे तो क्या दिक्कत होगी, कुछ फ़ायदा उठा रहे हो तो मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन का मौका मिलता है। और दूसरी बात है कि लाल वाला बेल आइकन जो है, रेड बेल आइकन भी प्रेस कर दो, नोटिफिकेशन मिलता रहेगा आपको। तो ये तो हमारा देखिए 2.12 ये कंप्लीट हो गया हमारा। पूरे ताल मिले नदी के जल में, नदी मिले सागर में, सागर मिले कौन से जल में, कोई जाने ना। अब 1.22 ये हमारा 1.22 का सलूशन है। इफ़ द स्पीड ऑफ लाइट इज़ इतने मीटर पर सेकेंड, कैलकुलेट द डिस्टेंस कवर्ड बाय लाइट इन 2 सेकेंड। चाल बराबर दूरी बटे समय, यानी कि स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, और हमको डिस्टेंस निकालनी है, तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। और जो स्पीड है वो है 3 × 10 की पावर 8। ये वैल्यू आपने देखिए मीटर पर सेकेंड में रखी है, मतलब कि एमकेएस सिस्टम में रखी है। तो टाइम भी आपको एमकेएस सिस्टम में यानी सेकेंड में रखना चाहिए। तो ये जो 2 नैनो सेकेंड है, इसका मतलब हुआ 2 × 10 की पावर -9 सेकेंड, तो हो गया 2 × 10 की पावर -9 सेकेंड, 2 × 10 टू द पावर -9 सेकेंड। इसको हम सॉल्व कर लें, 3 × 2 = 6 × 10 की पावर -1, तो इतने मीटर
मतलब ये कितना आ गया 0.6 मीटर। स्पीड देखिए हमने ये रख दी मीटर पर सेकेंड में और ये वाली वैल्यू सेकेंड में कन्वर्ट करी। 1 नैनो सेकेंड में 10 की पावर -9 सेकेंड होते हैं, तो 2 × 10⁻9 किया, 3 2 जा 6 हो गया, 10 की पावर 8 × 10 की पावर -9 10 की पावर -1 हो गया, ये 0.6 मीटर हो गया। ये हमारा आंसर हो गया, ये हमारा 1.22 क्वेश्चन हो गया। अब जरा ये 1.24 में और बता देता हूँ। ये सोल्यूशन है हमारा 1.24 का। हाउ आर 0.5 मोल, देखिए 0.5 मोल Na2CO3 means amount of Na2CO3 is 0.50 mole, while ये हमको 0.50 m दिया, 0.50 m that is mole per liter। Na2CO3 means 0.50 mole Na2CO3 in 1 liter aqueous solution। तो ये दोनों में साफ डिफरेंस है कि एक तरफ सिर्फ अमाउंट के बारे में बताया जा रहा है 0.50 मोल, और दूसरी तरफ बताया जा रहा है कि ये अमाउंट 1 लीटर सोल्यूशन के अंदर प्रेजेंट है। हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये अमाउंट को बता रहा है और जबकि ये उसकी मोलैरिटी यानी कंसंट्रेशन को बता रहा है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1.24 हो गया। अच्छा, इसको भी चलिए हम साफ कर देते हैं। अब आज ये हमारा ये चैप्टर का सारा काम ख़त्म हो जाएगा। आप आराम से जाइए, प्लेलिस्ट भी मैं बना दे रहा हूँ, आज बना दूँगा, कल बना दूँगा। आप प्लेलिस्ट पे जाके पूरे पहले चैप्टर को अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए, कोई इसमें दिक्कत वाली बात है नहीं। उसके बाद अब हम लोग ये थोड़ा सा कठिन क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। इससे थोड़ी कैलकुलेशन वगैरह भी होगी, वो आप लोग करते रहना, ठीक है। अब ये 1.23 का सॉल्यूशन है। ये हमारी रिएक्शन दी हुई है A + B2 = AB2। मोल कॉन्सेप्ट कहता है 1 मोल इसका, 1 मोल इसका, 1 मोल इसका, ये हमारा मोल कॉन्सेप्ट कहता है। ध्यान रखिएगा कि ये एटम है, ये मॉलिक्यूल है, ये आपका एटम है जबकि ये मॉलिक्यूल है। और इस क्वेश्चन में कई जगह जगह आपको कंफ्यूज किया गया है। इसमें आपको देखिए निकालना क्या है, लिमिटिंग रिएजेंट निकालना है कि क्या होगा। तो रिएजेंट बल्कि रिएक्टेंट लिखिए, रिएक्टेंट विच इज completely consumed is called limiting reagent। जो पूरी तरह से completely कंज्यूम हो जाए वो कहलाता है हमारा लिमिटिंग रिएजेंट। तो अब हमको इसमें लिमिटिंग रिएजेंट निकालना है। अब हम पहला पार्ट देखते हैं कि 300 एटम्स इसके दिए गए हैं और 200 मॉलिक्यूल इसके दिए गए हैं। तो पूछ रहा है कि लिमिटिंग रिएजेंट क्या होगा। मतलब A दिया हुआ है 300 और B2 दिया हुआ है 200। तो देखिए हमें क्लियर है कि 1 मोल 1 एटम A reacts with 1 मॉलिक्यूल B2। देखिए यहाँ पर जो ये बार बार मॉलिक्यूल B लिख रहे हैं, इनको B2 लिखना चाहिए इन ऑर्डर टू अवॉइड एनी कन्फ्यूज़न। ये मैं गोले जहाँ लगा रहा हूँ वो मेरे हिसाब से अगर ये कर दें तो बच्चों को थोड़ा काम कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। क्वेश्चंस में ऐसा कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए अननेसेसरी वाला, ये मुझे अननेसेसरी का कन्फ्यूज़न लगता है। तो 1 एटम A रिएक्ट्स विद 1 मॉलिक्यूल B2, तो 300 एटम्स।
अगर एक से करेगा तो 300 करेगा यूनिटरी मेथड, इतने मॉलिक्यूल्स B2। 300 एटम को पूरी तरह से कंज्यूम होने के लिए 300 मॉलिक्यूल्स B2 के चाहिए, बट वी हैव ओनली 200 B2। 300 एटम को पूरी तरह से कंज्यूम करने के लिए 300 मॉलिक्यूल B2 के चाहिए, लेकिन हमारे पास तो केवल 200 B2 के हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इट मीन्स A will not be consumed completely। A पूरी तरह से कंज्यूम नहीं हो पाएगा, ठीक है। सो A is not limiting reagent, so B2 is LR का मतलब लिमिटिंग रीजन। देखिए, या तो हम ये डिसाइड कर लेंगे कौन कंज्यूम हो गया, वो हो जाएगा लिमिटिंग रीजन, या हम ये डिसाइड कर लें कि कौन बच गया, जो बच गया वो लिमिटिंग रीजेंट होगा नहीं, तो दूसरे वाले को लिमिटिंग रीजेंट बोल देंगे। हमने यहाँ डिसाइड कर लिया कि A पूरी तरह से कंज्यूम नहीं होगा, तो A लिमिटिंग रीजेंट हो नहीं सकता है, तो B2 होगा लिमिटिंग रीएजेंट, ठीक है। तो ये हमारा देखिए इसका पहला पार्ट कंप्लीट हो गया। साफ कर दे रहा हूँ मैं। अब आते हैं इसके पार्ट नंबर 2 पे। पार्ट नंबर 2 पे आते हैं। पार्ट नंबर 2 में बोला 2 मोल A प्लस 3 मोल B2, 2 मोल A और 3 मोल B2। तो देखिए 2 मोल A के 3 मोल B2 से रिएक्ट करते हैं, सॉरी 1 मोल A से 1 मोल B2 रिएक्ट करते हैं। देखिए इसको तो मोल ले लें या फिर एटम मॉलिक्यूल ले लें, दोनों सही है। जैसे हम ये भी कह सकते हैं कि एक एटम A एक मॉलिक्यूल B2 से रिएक्ट करके एक मॉलिक्यूल AB2 बनाएगा, या हम बोल सकते हैं कि 1 मोल A 1 मोल B2 से रिएक्ट करके 1 मोल AB2 बनाएगा। तो 1 मोल A के साथ 1 मोल B2 रिएक्ट करेगा, ठीक है। तो 2 मोल A के साथ 2 मोल B2 होना चाहिए, बट वी हैव 3 मोल्स B2। 2 मोल के साथ 2 मोल पूरी तरह से लड़ मिड़ के खत्म हो जाएगा, 3 मोल B2। इट मीन्स A B2 is not completely consumed, so B2 is not, ठीक है, लिमिटिंग रीजन। सो A is लिमिटिंग रीजन। देखिए 1 मोल के साथ 1 मोल B2 होना चाहिए, तो 2 मोल के साथ 2 मोल होना चाहिए, तो 2 मोल से ज़्यादा है, ये 3 मोल है, मतलब 1 मोल B2 बच जाएगा, मतलब बच जाएगा तो लिमिटिंग रीजेंट होगा नहीं, ये लिमिटिंग रीजेंट नहीं होगा तो A हो जाएगा लिमिटिंग रीजेंट। तो यही तो हमको निकालना है कि लिमिटिंग रीजेंट कौन सा होगा। देखते चलिए ध्यान से, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा आपको। अब ये सेकेंड पार्ट हो गया, अब हम थर्ड पार्ट पे आते हैं। थर्ड पार्ट में हमको फिर वही एटम की फॉर्म में दिया है, कोई बात नहीं। थर्ड पार्ट में 100 एटम 100 मॉलिक्यूल, एक एटम A रिएक्ट करता है 1 मॉलिक्यूल B2 से, तो 100 एटम्स A के रिएक्ट करेंगे 100 मॉलिक्यूल्स ऑफ B2 से। 100 एटम्स 100 मॉलिक्यूल से करेंगे, 100 एटम्स A के 100 मॉलिक्यूल से करेंगे। इट मीन्स बोथ आर completely
कंज्यूम्ड, सो बोथ आर लिमिटिंग रीजन, क्योंकि पूरा परफेक्ट दिया हुआ है, पूरा 100 के साथ 100 दिया हुआ है, ठीक है। चौथा पार्ट 5 मोल A 2.5 मोल B2। अब आप देखिए 1 मोल A रिएक्ट करता है 1 मोल B2 से, तो 5 मोल A रिएक्ट करेगा 5 मोल B2 से, बट वी हैव 2.5 मोल्स B2। 5 मोल के साथ 5 मोल पूरी तरह से कंज्यूम होगा, लेकिन हमारे पास 2.5 मोल ही है। इसका मतलब है कि इसका 5 मोल पूरी तरह से कंज्यूम नहीं होगा, सो B2 इज लिमिटिंग रीजन। आप देखिए ना, 5 मोल के साथ 5 मोल होना चाहिए, हमारे पास 2.5 मोल है, पूरी तरह से कंज्यूम नहीं होगा, ठीक है। तो ये हमारा पार्ट नंबर 4 हो गया। और पार्ट नंबर 5 मुझे उम्मीद है कि आप अपनी तरीके से उसको बना लेंगे आसानी से, ठीक है। अभी हमने 1.24 इसमें क्वेश्चन छोड़ा हुआ है, अभी मैं बताऊंगा। वो क्वेश्चन एक मिलता जुलता था, ये 1.24 क्वेश्चन है, इसको मैं अभी बताऊंगा। 1.23 और 1.25 में पहले बता चुका हूँ, तो ये 1.26 से शुरू करता हूँ। If 10 volumes of H2 gas reacts with 5 volumes of O2 gas, how many volumes of water vapor would be produced? इसमें हम गैलुसैक्स लॉ लगाएंगे ऑफ गैसियस वॉल्यूम। जैसे ये हमारी रिएक्शन हो गई, इसको हमने बैलेंस कर लिया। और अगर हम वॉल्यूम के हिसाब से देखें तो 2 वॉल्यूम इसका है, ठीक है, एक वॉल्यूम इसका है, जो कोफिशिएंट है वो वॉल्यूम है, तो 2 वॉल्यूम इसका मिलेगा। हमसे कहा गया है कि 10 वॉल्यूम, अब अगर ये 10 वॉल्यूम H2 का हो और 5 वॉल्यूम इसका हो, तो भैया अगर 2 है 10 और 1 है 5, मतलब एक तरह से इसमें 5 मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, इसमें भी 5 मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इसमें भी 5 मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारा 10 वॉल्यूम आंसर हो जाएगा। और ये लॉ हमने कौन सा लगाया है? गैलुसैक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम, ठीक है। फिर 1.27 क्वेश्चन है, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू बेसिक यूनिट्स। 28.7 pm, मतलब इसको मीटर में चेंज करना है, तो पिको का मतलब होता है 10 की पावर -12, इतने मीटर हो गया। ये भी पिको मीटर है, इसको मीटर में चेंज करना है, 15.15 इंटू 10 की पावर -12 मीटर। एक पिको मीटर में 10 की पावर -12 मीटर होते हैं। और ये आपका mg है, मिलीग्राम है। अब इसको ग्राम में हमको चेंज करना है, ठीक है ना, तो 10 की पावर -3 25365 इंटू 10 टू द पावर -1 मिलीग्राम में 10 की पावर -3 ग्राम होते हैं। मिली का मतलब होता है 10 की पावर -3। देखिए मिली का मतलब ही होता है 10 की पावर -3, और पिको का मतलब होता है 10 की पावर -12। अब हमने पिको हटा दिया तो 10 की पावर -12 लगा दिया, पिको की जगह ये लगा दिया, पिको की जगह ये लगा दिया, मिली की जगह 10 की पावर -3 लगा दिया, तो ये हमारा हो गया 1.27। 1.28 विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव द लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम्स, किसमें ज़्यादा एटम्स होंगे, तो उसके लिए हमको मोल निकालने पड़ेंगे। देखिए जैसे हमने मोल इसमें निकाला, तो मोल इसका क्या होगा 1/, इसका मोलर मास। गोल्ड का मोलर मास मुझे याद नहीं आ रहा है, गोल्ड का एटॉमिक नंबर तो 79 होता है। ये आपकी एनसीईआरटी में पीछे ये सब मोलर मास गिवन है। बिना उसके क्वेश्चन हो नहीं पाएगा। गोल्ड, हाँ गोल्ड का है 196, मतलब 197 मान लो 197, तो 1/197 इतने मोल AU
अब इतने मोल AU में अगर हमें नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं तो AU एटम की फॉर्म में ही है, तो ये हो जाएगा Na/197 और इतने एटम्स हो गए। ठीक है, हमको बस यही तो बताना है कि किस में ज़्यादा होंगे। और इसका अगर हमने मोल निकाला तो ये 1/23 हो गया, इतने मोल। तो इसका मतलब हुआ Na/23 इतने एटम्स हो गए। फिर हमने 1 ग्राम Li इसके मोल निकाले, तो Li का 1 ग्राम दिया गया है और 1 में डिवाइड किया Li का 7 होता है, इतने मोल हो गए। ये बराबर हो गया Na/7 एटम्स। फिर अब हमने देखिए 1 ग्राम Cl2 हमारे पास में है, 1 ग्राम Cl2। मैं थोड़ा इसको इधर करके दिखाता हूँ आपको। देखिएगा ज़रा ध्यान से, 1 ग्राम Cl2 है, 4th पार्ट में ले रहा हूँ। 1 ग्राम Cl2 है तो इसमें मोल Cl2 के निकलेंगे, है ना। तो मोल हो जाएंगे 1 इसका मोलर मास 35.5 × 2 मतलब कि 71, इतने मोल Cl2। तो ये बराबर हो जाएगा Na/71। अब ये मॉलिक्यूल आएगा, ठीक है, मॉलिक्यूल ऑफ Cl2, क्योंकि ये Cl2 मॉलिक्यूल की फॉर्म में है। ये सब एटम की फॉर्म में ग्राम दिए थे तो एटम निकले इसमें। अब अगर हमको इसमें एटम निकालने हो तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2/71 × Na, इतने एटम्स ऑफ Cl। और अगर हम इसको सॉल्व कर ले तो Na/35.5 एटम्स ऑफ Cl। तो अगर हम इसमें अब हम एटम अगर देखेंगे तो वो हो जाएगा Na/35.5 एटम्स। अब हमको निकालना है कि लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम किस में है। भैया जिसका जो है डिनोमिनेटर सबसे छोटा होगा उसमें लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम होगा। तो आंसर हमारा कौन सा हो गया, थर्ड वाला आंसर हो गया कि लिथियम में 1 ग्राम लिथियम में सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ एटम्स होंगे। आप देख सकते हो सबसे कम किस में होंगे, सबसे कम इसमें होंगे, क्योंकि अपॉन में 197 है। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1.28 हो गया। अच्छा, ख़त्म ही होने वाले हैं। अब ये थोड़े से बड़े सवाल हैं 1-2। अब 1.29 देखिए आप। 1.29 को कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ अ सोल्यूशन ऑफ इथेनॉल इन वाटर इन विच द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल इज 0.40 और डेंसिटी ऑफ वाटर जो है 1 दिया गया है। देखिए आपको मोलैरिटी निकालना है तो द मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या है, इसमें इथेनॉल है, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। हमको ये चीज़ चाहिए। अब हमको कोई वैल्यू डायरेक्ट नहीं दी है, इनडायरेक्टली हमको ये मोल फ्रैक्शन दिया गया है। क्या दिया गया है, मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल। ये हमको मतलब है N1/N1 + N2 और ये वैल्यू हमको दी गई है 0.040 मोल दी, 0.04। ठीक है, जीरो के आगे लगाने कोई मतलब नहीं, 0.04 ये गिवन है। तो ये अगर ये गिवन है तो मतलब N1/N1 + N2, चूँकि ये रेशियो होता है मोल का तो नीचे हमने यहाँ पर 1 रख दिया। तो N1 = क्या आ गया, 0.04 मोल इथेनॉल के। अब अगर हमें इसको ग्राम में निकालना है तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 46, इसका मोलर मास जो है 46 से आप निकाल सकते हो। इतने ये ग्राम हो गया, कितना हुआ, ठीक है ना, ये आपका 1.84 ग्राम हो गया। इतने ग्राम आ गया, ठीक है ना। इसकी ज़रूरत पड़ेगी हमको और इसकी भी ज़रूरत पड़ेगी हमको। अब ये देखिए N1 हमारा आया। फिर अब देखिए N1 + N2 कितना है, 1 है। N1 + N2 = 1 है। तो N1 तो हो गया हमारा, मोल में रखेंगे हम
0.04 और ये 1 हो गया। N2 बराबर हो गया 1 माइनस ये आ गया 0.96 मोल। इतने मोल आपका वाटर आ गया, ठीक है, इतने मोल आपका वाटर आ गया। अब अगर हमें इसको ग्राम में बदलना है तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 18 से। 18 से अगर हम ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू हमारी ग्राम में आ जाएगी और आएगी 17.28 ग्राम। देखिए कैलकुलेशन आप चेक कर लीजिएगा, कैलकुलेशन कुछ गड़बड़ हो सकती है क्योंकि पढ़ाते हुए अरसा हो गया लेकिन कैलकुलेशन छोड़े हुए भी अरसा हो गया। तो भाई कैलकुलेशन तो बच्चे सॉल्व करते रहते हैं, तो आप इसको गुणा भाग करिए। देखिए इतना वाटर हमारा आया। अब हमारे पास में हमको देखिए निकालना है एक्चुअल में, अब डेंसिटी इक्वल टू है मास अपॉन वॉल्यूम। तो वॉल्यूम इक्वल टू हो गया डेंसिटी। अब भाई डेंसिटी देखो 1 है ना, तो वॉल्यूम इक्वल टू हो गया हमारा मास के, मास ऑफ सॉल्यूशन। अब अगर हमें मास सॉल्यूशन का चाहिए मास ऑफ सॉल्यूशन हमको चाहिए तो हमको दोनों के मास को टोटल करना पड़ेगा। अगर टोटल हम इसको करेंगे तो देखिए 17.28 ये पानी है और 1.84 ग्राम ये है आपका, ठीक है। ये इतने ग्राम आया। देखिए कैलकुलेशन आप चेक कर लीजिएगा, रिक्वेस्ट है आपसे कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा। मेथड आपको मैं पूरा प्रोसीजर में आपको समझा दे रहा हूँ। तो अगर वॉल्यूम मास के इक्वल है और इतने ग्राम है और अगर ये डेंसिटी वॉल्यूम अगर हमने मान लिया मास जो है हमारा 19.12 ml हो जाएगा हमारा, इतने ग्राम है क्योंकि मास जो है हमारा वो इतने ग्राम हो गया हमारा, तो वॉल्यूम हमारा इतने ml हो जाएगा। और लीटर कितना होगा 19.12 10⁻³ लीटर। अब हम इक्वेशन नंबर 1 में वैल्यू पुट करेंगे फ्रॉम, पता नहीं मुझे क्यों लग रहा है कि कुछ कैलकुलेशन गड़बड़ हुई है। बाकी प्रोसीजर देखिए आपको दिया हुआ है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन का ये फॉर्मूला होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। ये वैल्यू 0.04 दी है, N1 की वैल्यू 0.04 हो गई। अब अगर हम इक्वेशन 1 में वैल्यू रखें तो जो मोलैरिटी होगी वो कितनी आएगी, मोल्स ऑफ इथेनॉल। तो मोल्स इथेनॉल के हमने कितने निकाले हैं 0.04, ठीक है, और अपॉन वॉल्यूम इन लीटर तो 19.12 इंटू 10⁻³ ये आप सॉल्व कर लीजिए। यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा और वो होगा मोल पर लीटर में। आप सिर्फ कैलकुलेशन कर लीजिएगा, प्रोसीजर बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से मैंने आपको बताया है, ठीक है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, थोड़ा बड़ा सवाल है, बार बार वीडियो कहाँ खोल के देखोगे आप। अब हमारे 1.30 है क्वेश्चन 1.30। में व्हाट विल बी द मास ऑफ 112C एटम। बहुत सरल होता है। देखिए मास ऑफ 1 एटम ऑफ 12C 12 mu। ये जो एटॉमिक मास होता है उसके आगे mu लगा दीजिए और एक mu में 1.66 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम है। सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। एक AMU में 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम होता है। तो ये हमारा 1.30 हो गया। 1.33 कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम इन ईच ऑफ द फॉलोइंग।
हमको नंबर ऑफ एटम निकालने हैं। अब पहला हमारा है 54। देखिए जब भी नंबर एटम के निकालने हो, मॉलिक्यूल्स के निकालने हो, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, किसी के भी नंबर अगर निकालने हो तो पहले हमें नंबर ऑफ मोल्स निकालने होते हैं। तो 52 मोल्स हैं AR के, ठीक है। तो हमको नंबर ऑफ एटम्स चाहिए, तो 52 इंटू Na इतने एटम्स ऑफ AR आ जाएगा। अब आपको अगर वैल्यू भी रखनी है तो रख दीजिए वैल्यू 6.022 इंटू 10⁻23 इतने एटम्स ऑफ AR। ये हमारा हो गया आंसर। ये फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकेंड पार्ट देखिए 52U ऑफ He। जब 52U मतलब एटम दिया हुआ है, 52U ऑफ He दिया हुआ है। अब इसमें हमें नंबर ऑफ एटम निकालना है, तो हो जाएगा 52 अपॉन हीलियम का 4 होता है 13 एटम। देखिए ध्यान रखिएगा बात को, मास ऑफ 1 एटम ऑफ He इक्वल टू इट्स एटॉमिक मास इन ग्राम। और एटॉमिक मास इसका 4 होता है, तो एटॉमिक मास इन AMU, तो ये 4 AMU हो गया। एक एटम का मास 4 AMU है, तो 52 अगर U है उसमें अगर हमें नंबर ऑफ एटम निकालने हैं तो इसका आंसर 13 एटम होगा। मुझे ये वाला पार्ट सबसे अच्छा लगता है, इसमें बच्चा कंफ्यूज होता है। अब देखिए थर्ड पार्ट में कहा गया 52 ग्राम हीलियम, तो पहले आप निकालिए नंबर ऑफ मोल्स, तो ये जाएगा 52/4 मतलब 13 मोल्स ऑफ He। अब इसके अंदर नंबर ऑफ एटम, एक मोल के अंदर Na के बराबर होता है, तो 13 के अंदर 13 Na इतने एटम्स ऑफ He। अब अगर इसको सॉल्व करना हो तो 6.022 इंटू 10⁻23 इतना आप सॉल्व कर लीजिए, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये आपके 1.33 तक क्वेश्चन हो गए। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ता हूँ फिर। तो अब आप देखिए पहले ये वाला 1.24 वाला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में लिमिटिंग रिएजेंट का क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। पहले हम सबसे पहले इसके मोल निकाल लें। तो इसका देखिए मोल 1 है, इसका मोल 3 है, इसका मोल 2 है। फिर हम इसके ग्राम निकाल लें। ग्राम निकालने के लिए मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई करेंगे। ये 14 इंटू 2 28 होता है, तो ये तुम्हारा 1 इंटू 28 हो जाएगा। ये 3 इंटू H का 1 होता है, 1 इंटू 2 2 हो गया, ये 6 हो गया। पर ये 2 इंटू ये कितना है आपका 14 और 3 17, मतलब ये 28 हो गया, ये 6 ग्राम हो गया, ये 34 ग्राम हो गया, ठीक है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास भी लग रहा है इसमें। अभी हमको कैलकुलेट मास ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस्ड इफ़ इतने ग्राम ऑफ N2 रिएक्ट्स विद इतने ग्राम ऑफ, इतने ग्राम आप समझ रहे हो, ये कितना हो गया 2000 ग्राम हो गया, ये 1000 ग्राम हो गया। तो हम यूनिटरी मेथड लगाएंगे इसमें, और हमको चेक करेंगे, चेक लिमिटिंग रिएजेंट कि कौन सी चीज़ कंज्यूम हो गई है, पहले हम उसको चेक करेंगे, ठीक है। तो देखिए ज़रा उसके लिए क्या तरीका होता है। देखिए 28 ग्राम N2 reacts with 6 ग्राम H2, तो 1 ग्राम 6/28, तो 2000 ग्राम N2 रिएक्ट करेगा इतने ग्राम H2 से। बट एक्चुअली H2 हमारे पास कितना है 1000 ग्राम है, और ये जो वैल्यू निकल रही है ये 1000 ग्राम से ज़्यादा निकल रही है। देखिए नज़र आ रहा है ये 12,000 हो गया डिवाइडेड बाई 28 हो गया। ये वैल्यू जो है, दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन
1000 ग्राम, क्योंकि देखो 1000 ग्राम हमको H2 ये दिया हुआ है क्वेश्चन में, 1000 ग्राम H2 दिया हुआ, इसका मतलब है सो H2 इज नॉट कंज्यूम्ड completely. And so N2 is limiting reagent. ठीक है, थोड़ा कैलकुलेशन को आप ध्यान से अगर देखेंगे, 28 ग्राम रिएक्ट करता है 6 ग्राम H2 के साथ, तो 2000 ग्राम जो N2 है वो रिएक्ट कितने के साथ करेगा, तो 6/28 इंटू 2000 हमारा आ गया ये वैल्यू, है ना। अगर हम इसको देखें कट करके तो ये तुम्हारा 1000 हो जाएगा, ज़रा चेक कर लेते हैं। और ये हम अगर चेक काटेंगे तो ये 14 हो जाएगा, फिर ये काटेंगे तो ये 3 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ये 3000/7 आएगा। ये वैल्यू तो मुझे लेस देन 1000 ग्राम नज़र आ रही है, लेस देन 1000 ग्राम नज़र आ रही है। तो फिर हाइड्रोजन पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा, तो फिर हाइड्रोजन लिमिटिंग रीजेंट हो जाएगा, है ना। ज़रा एक बार इस वैल्यू को ज़रा फिर से चेक कर लेते हैं। देखिए, जब तक हम ये चीज़ नहीं निकालेंगे तब तक हमारा काम बनेगा नहीं। हमारे पास में 2000 ग्राम N2 है, हमें H2 की वैल्यू निकालनी है। देखिए 6 इंटू 2000/28, ये वैल्यू हमारे सामने आई है, ठीक है। तो इसको हमने कट किया तो ये 1000 हो गई, ये 14 हो गया, ये 3000/7 आ रही है। 3000/7 आ रही, तो ये कन्फर्म है। अगर यहाँ 3 होता तो ये वैल्यू 1000 आती, ये वैल्यू करीब आएगी 28, इतने पॉइंट समथिंग आएगी। और ये वैल्यू जो है ग्रेटर नहीं है, ये वैल्यू लेस देन 1000 ग्राम है। तो 1000 ग्राम जो वैल्यू हमको दी गई है उस वैल्यू से कम है। इसका मतलब है कि जो ये वाली वैल्यू आप ले रहे हो वो पूरी तरह से कंज्यूम हो जाएगी। अगर ये वैल्यू 1000 से ज़्यादा होती तो बच जाती, ये वैल्यू 1000 से कम है, ठीक है, लेस देन 1000 ग्राम आगे, ठीक है, बिल्कुल। द वैल्यू इज़ लेस देन 1000 ग्राम। इसका मतलब है कि H2 इज़ नॉट कंज्यूम्ड कम्प्लीटली। इसका मतलब है कि N2 हमारा लिमिटिंग रिएजेंट है। यहाँ तक का हमारा काम बिल्कुल सही निकल आया। अब आप देखते देखते चलिए, ज़रा सबसे कठिन क्वेश्चन होता है लिमिटिंग रिएजेंट का। अब मैं आपको दिखाता हूँ। अब पहले सेकंड वाला जो पार्ट हमारा है, सेकंड वाला पार्ट, विल एनी ऑफ द टू रिएक्टेंट्स रिमेन अनरिएक्टेड? यस, H2 विल रिमेन अनरिएक्टेड। एक तो चीज़ हमारी ये हो गई। दूसरा, इफ S विच वन एंड व्हाट वुड बी इट्स मास। तो जो अनरिएक्टेड जो मास हो जाएगा, ये हमारा पार्ट नंबर 3 हो जाएगा। तो 1000 ग्राम दिया हुआ है, 1000 में ये 4, ये जो वैल्यू कितनी थी हमारी 3000/7, ये माइनस कर देंगे तो इसका हमारा मास निकल आएगा। तो ये हमारा सेकंड पार्ट हो जाएगा। सेकंड हो गया, थर्ड हो गया। अब कैलकुलेट मास ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस्ड इफ इतने ग्राम N2 रिएक्ट्स विद इतने ग्राम ऑफ H2। तो अब मैं आपको ये आखिरी वाली लाइन और बता देता हूँ। जो लिमिटिंग रिएजेंट हो उससे आप सॉल्व कर लीजिए। अब आपका लिमिटिंग रिएजेंट क्या है? नाइट्रोजन है लिमिटिंग रिएजेंट। तो अगर हम नाइट्रोजन के साथ सॉल्व करेंगे तो 28 ग्राम N2 गिव्स 34 ग्राम अमोनिया। तो 1 ग्राम कितना देगा? और हमारी जो वैल्यू है 2000 ग्राम कितना देगा?
ठीक है ना, 34/28 इंटू 2000। इसको सॉल्व कर लीजिए, इतने ग्राम अमोनिया मिलेगा, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, और मैंने लास्ट के जो 3-4 जो क्वेश्चंस हैं वो आपके लिए छोड़े हैं, आप उनको करिए। अगर आपको उसमें कोई नहीं आता है तो आप पूछिए। ऑलमोस्ट आपका ये चैप्टर मैंने पूरा कंप्लीट कर दिया है। तो बस दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे बहुत जल्द अगले किसी वीडियो के साथ। तब तक के लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।